लिटिल बिट डिफरेंट होती है, उसके लिए हम आपको डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स देंगे या टेस्ट सीरीज देंगे, तो वो तो डिफरेंट रहेगा। जो 70% जो स्टडी मटेरियल है वो सेम रहेगा। 30% जो स्टडी मटेरियल है, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, वो हम डिफरेंट करते हुए चलेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो है स्टैटिस्टिक्स। क्या है मेरा सब्जेक्ट? आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना मेरे बच्चों, इसको थोड़ा सा आप डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज आपको नहीं है तो आप इकोनोमेट्रिक्स में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए? तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इकोनोमेट्रिक्स की तरफ चलेंगे। इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बीच में लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन एनालिसिस पर हम वर्क करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा गणित कहता है वो 20% ऑफ द पेपर स्टैटिस्टिक्स से आ जाता है। मतलब 20% का मतलब है, अब आपका डिफरेंट डिफरेंट पेपर है, कोई 200 मार्क्स का है तो लगभग 40 मार्क्स का यहां से आएगा, 100 मार्क्स का है तो लगभग 20 मार्क्स का यहां से आएगा। ठीक। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, स्टैटिस्टिक्स के पेपर में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को डिफर करता है बाकी सब सब्जेक्ट से, जैसे मैथमेटिक्स, माइक्रो, मैक्रो, इनसे डिफरेंस इसमें ये है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपको वाकई में डेप्थ में नॉलेज है तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा। 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे उस क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए। मगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को सोच कर, कैलकुलेट कर कर, थोड़ा समझ कर नहीं बनाया जा सकता। अब अगर आपको नॉलेज है तो आपको आंसर पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा क्वेश्चन को। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जितना मर्जी उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं होने वाला है कुछ भी। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको नॉलेज है तो आप थोड़ा टाइम बचा सकते हैं इस पोर्शन का, और जैसे इस पोर्शन का थोड़ा सा टाइम आप बचाएंगे, आप ये टाइम और किसी अनदर पोर्शन को दे सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है तो मैथमेटिक्स को आप दे सकते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, वहां आप इसको दे सकते हैं। तो जैसा कि मेरी नेचर है क्लास के बारे में, आज आपका मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा मैं बता दूं, मैं जनरली जब पढ़ाता हूं बच्चों तो मैं डिस्कशन करके पढ़ाता हूं। मेरी क्लास ऐसे नहीं चलती जैसे एज यूजुअल टीचर्स की चलती है, टीचर आया, पढ़ाया, पढ़ा के चला गया, आपने कुछ नहीं पूछा, टीचर ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं कोई सवाल आपसे पूछूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से एक या दो बच्चा उस सवाल के जवाब देने की कोशिश करे, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। अगर आपको नहीं आता है जवाब, आप बोल दीजिए सर आइडिया नहीं है इस बात के बारे में। क्योंकि जब तक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता क्लास के अंदर, तब तक पढ़ाई तो नहीं होती। आप समझ गए ना? बाकी कुछ हो सकता होगा, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होने के लिए एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में जबरदस्त कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चों के साथ मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं। मुझे तो क्लास में कोई भी एक या दो बच्चा चाहिए जो मेरी बात को सुने, मेरे सवाल को समझे और वो जवाब दे। सारे दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारे कम्युनिकेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो एक या दो बच्चा हो, बस मेरा क्लास चल जाता है, मुझे अपनी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे कि जो मैंने टॉपिक लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, जिसका आपके एग्जाम में लगभग 20% शेयर आता है, कभी नाम सुना है, कभी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स? ऑब्वियसली आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया होगा या इकोनॉमिक्स पास कोर्स किया होगा तो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा। क्या कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कर सकता है? उसका रीजन है मेरे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन के अंदर उसके बारे में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं कि अगर इसका डेफिनेशन ये है तो इस सब्जेक्ट में आप पूरे साल क्या पढ़ने वाले। आप समझिएगा, बेसिक्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको वो बेसिक पढ़ाने वाला हूं। बेसिक का मतलब है कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं, कोई बच्चा बता सकता है कि हाउ वी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, हाउ वी एक्सप्लेन माय सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स? कौन बच्चा बताएगा?
कोई भी बच्चा जो माइक ऑन करके बताना चाहे, देखो बताना पड़ेगा एक या दो बच्चे को, सही बताओ गलत बताओ, नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहेगी। जी बेटा, कोई बच्चा करेगा ट्राई? वेरी गुड। कोई बच्चा? अद्वित बेटा करोगे ट्राई? चारू बेटा आप करोगे ट्राई? बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब तुम लोग ऐसे ही पढ़ते हो क्या क्लास के अंदर? मतलब मैं जस्ट एक बात पूछ रहा था बस आपसे, अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं चुप बैठ के, तो मतलब फिर पढ़ाई तो आप करते नहीं होंगे, फिर तो अपना, अब ये आजकल वैसे ट्रेंड चल गया है कि बस आप सर सुनाते रहिए जो आप सुनाना चाहते हैं, हम बाद में देख लेंगे। बेटा देखो एक चीज बता दूं, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ोगे काम हो जाएगा। ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो हो जाएगा। अगर आपको डी स्कूल जैसी जगह पे एडमिशन चाहिए ना, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और अभी इतना भी टाइम नहीं बचा है कि कुछ बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा है, 6 से 7 महीने का टाइम बचा है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम थोड़ा सा केयर करेंगे। तो फिर से एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं आपसे पूछने की। जी बेटा, कोई बच्चा करेगा ट्राई डिफाइन करने की स्टैटिस्टिक्स? नहीं, मैं नाम भी ले रहा हूं वैसे बच्चों के, नहीं करोगे ट्राई? चलिए कोई बात नहीं है। ओके, शुरू करते हैं फिर। तो मेरे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स को अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्टैटिस्टिक्स सर क्या होता है, या कोई डिफाइन कर ले, या हम डेफिनेशन क्यों देते हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो कॉन्सेप्ट ये है, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, इज ए साइंस in which we collect the data, we collect data, tabulate data, analyzes the data, then gives result, then gives result। ठीक है बेटा, तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है आपके सामने। अब किसी बच्चे के दिमाग में जा रहा होगा, सुधीर सर डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है? बाबू, अगर डेफिनेशन नहीं लिख के आपको ये नहीं समझाऊंगा कि मेरा सब्जेक्ट है क्या, और जो टर्म्स हमने अपने सब्जेक्ट के अंदर यूज की है उनका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? आप बस, आपकी ये गलती है कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे, या मेरे सवालों को शायद हो सकता है आप अनसुना कर रहे हो। तो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, जो कि साइंस की कैटेगरी में आता है। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस। हर सब्जेक्ट साइंस की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स साइंस की कैटेगरी में नहीं आता, जबकि रूल्स, अजम्पशन, फैक्ट सब कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आता। हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो साइंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि किस बेसिस पर हमारे सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ साइंस और नॉन साइंस के अंदर डाले जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन विच वी कलेक्ट द डाटा। हम अपने सब्जेक्ट के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको टेबुलेट करते हैं, और फिर हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, देन हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं या रिजल्ट देते हैं। तो कोई बच्चा है क्लास के अंदर जो मुझे ये समझा सके कि व्हाई स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स इन द कैटेगरी ऑफ साइंस? कोई भी बच्चा जो बताना चाहे। देखो बेटा, नहीं बोलोगे तो क्लास उतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको, ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके कि सुधीर सर स्टैटिस्टिक्स को साइंस की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है। जी बेटा, बोलेगा कोई बच्चा? नहीं बोलेगा अभी भी, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब एक सवाल पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि साइंस का मतलब अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे समझाना पड़ेगा। मेरा एक डाटा है मेरे पास, कुछ ऑब्जर्वेशन है 10, 12, 14, 18 और 200। फाइंड एवरेज ऑफ दिस डाटा। क्या करना है? फाइंड एवरेज ऑफ दिस। कोई बच्चा है जो इस डाटा का एवरेज बता सकता है? फाइंड एवरेज ऑफ दिस डाटा। आप लिख के भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में अगर आपको
बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख के भी दे सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। फाइंड एवरेज ऑफ दिस डाटा। टाइम ले लीजिए आप, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। डाटा है 10, 12, 14, 18 और 200। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ दिस डाटा। 50.8, वेरी गुड। 50.8, एक्सीलेंट है बच्चे। कोई और बच्चा ऐसा हो जिसका 50.8 आ रहा हो या इससे अलग थोड़ा आ रहा हो? किस बच्चे ने लिखा है ये? अद्वित ने लिखा है, वेरी गुड। चलिए 50.8, राधिका ने भी 50.8 लिखा है, वेरी गुड। 50.8 लिखा है सब, ठीक है। तो अद्वित और राधिका, दो बच्चों ने जवाब दिया है मुझे। बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चाहो तो मैं आपके हाथ जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 5 मिनट के लिए मेरे साथ कम्युनिकेशन कर लीजिएगा बस, फिर मत बोलिएगा, मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिना बोले हुए पढ़ने की आदत है तो उसमें मुझे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन 5 मिनट आप बोल लीजिएगा। उसका रीजन है, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपके साथ, है ना। मेरा क्लेम ये है कि ये जो डाटा मैंने पूछा है जिसका एवरेज आपने 50.8 बताया है वो गलत है। मेरा क्लेम ये है एज ए टीचर कि जो 50.8 आपने मुझे आंसर बताया वो गलत है। तब आप मेरे से पूछेंगे कि सुधीर सर इसका एवरेज फिर क्या है? आपने अगर हमारा गलत बता दिया तो एवरेज क्या है? मैंने बोला इसका एवरेज है 14। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसका एवरेज है 14। तो जिन दो बच्चों ने ये जवाब दिया था, सबसे पहले मेरा उन दो बच्चों से सवाल है, बेटा आर यू एग्री विद माई क्लेम और नॉट? आप चाहे तो लिख भी सकते हैं अगर नहीं बोलने का मन है तो। आपने बोला 50.8 इज द एवरेज, मैंने बोला नहीं नहीं, 14 इज द एवरेज। सो आर यू एग्री विद माई आंसर और स्टिल आप अभी भी अपने ही आंसर को करेक्ट मान रहे हैं? क्या बोलोगे आप? अदित क्या बोलोगे बेटा? सर एवरेज इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिविजिबल बाय दिस। वेरी गुड मेरे बच्चे, आप मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं, वेरी गुड। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, बस मैं इतना पूछ रहा हूं कि आप अभी भी इसी को एवरेज मान के चल रहे हैं या आपने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया? सवाल ये है, आप फॉर्मूला ना बताइए, फॉर्मूला तो मैं आपकी बात समझ लिया, आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं वो बताइए बस। राधिका ने शायद जवाब लिखा था। जी बेटा, बेटा आप बोल सकते हो, बोलने में ज्यादा आसानी रहेगी हम लोगों को, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राधिका बेटा आप बोल सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है माइक ऑन। तो 50.8 ही है। 50.8 ही। अब कौन बच्चा बोला? आयुषी, आयुषा। आयशा। वेरी गुड मेरे बच्चे, अब आप बस 5 मिनट मेरे साथ बोल लेना, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरा क्लास। फिर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है तो माइक काम नहीं करता ज्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, जितना करना है उतना मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। क्या समझाता हूं? देखिए, अगर आपसे कोई पूछे एवरेज का मतलब समझाइए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? शायद आप लोग ये बोलेंगे कि सुधीर सर एवरेज उस नंबर को कहते हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सुधीर सर एवरेज उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर के आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है, कुछ ऑब्जर्वेशन उससे दूर होती है। एम आई राइट और नॉट? चलो इतना बता दो, एम आई राइट और नॉट? यस सर। अब राधिका बेटा एक बार बताओ, वो नंबर जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है या वो नंबर जिसके आसपास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है, वो आपको ये लग रहा है या आपको ये लग रहा है? बस इतना बता दो आप एक बार। 14 लग रहा है, समझ गए? तो एक्चुअली में एवरेज क्या होना चाहिए? अब राधिका ये बोलेगी, बेटा क्या होना चाहिए एक्चुअली में, एवरेज क्या होना चाहिए? 14। फिर ये कहां से आया? फिर ये कहां से आया? आप समझिए, ये एवरेज नहीं है, ये है अर्थमेटिक मीन। और बी केयरफुल, देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड एवरेज।
अब टीचर पढ़ाएगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसको खुद नॉलेज नहीं है बेचारे को, वो ग्रेजुएशन का टीचर है, वो ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व रहता है बस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एवरेज एक टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन उस टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का तरीका है। किसी बच्चे ने लिख दिया सुधीर सर सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर, बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो मैं पूछ ही नहीं रहा था आपसे, मैं पूछ रहा था एवरेज का मतलब एक बार आप मुझे समझाइए। तो एवरेज के मीनिंग पे आपकी और मेरी बात हो गई। फिर मैंने बोला कि अच्छा, अगर एवरेज पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब एवरेज वो नंबर होना चाहिए जिसके आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। एंड यस, तो अगर हम 14 को कंसीडर करें तो 4 ऑब्जर्वेशन इसके आसपास है, लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसके आसपास तो एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये एवरेज नहीं हो सकता। अब ऑप्शन जब आपको वो देगा तो ऑप्शन ये भी देगा और ऑप्शन ये भी देगा, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसी को टिक करके आओगे ना, क्योंकि आपको तो एवरेज पूछा गया, आपने निकाला क्या है, अर्थमेटिक मीन। अब या तो आप ये कह दीजिए कि सुधीर सर अर्थमेटिक मीन और एवरेज तो सेम ही बात होते हैं, तो मैं कुछ बोलूं आपको। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर एवरेज अलग चीज होती है और अर्थमेटिक मीन अलग चीज होता है, तो शायद अब जिन बच्चों ने ये आंसर दिया था शायद अब वो ये मानेंगे कि सुधीर सर 14 इज द आंसर। चलो फिर से पूछता हूं, बेटा इस डाटा का एवरेज क्या लगता है आपको, 14 या 50.8? 14, राधिका ने मेरी बात मान ली। चलिए और कौन था, अद्वित बेटा आपने मेरी बात मान ली या अभी भी आप 50.8 पे हो? वेरी गुड। एक और कोई बच्चा था, आयुषा, बेटा आपने मेरी बात मान ली या अभी भी किस पे हो आप? लिख दीजिए, बस लिख दीजिए क्या आपका एवरेज है अभी भी। 14। 14, मतलब तीनों बच्चे ने मेरी बात मान ली, मेरा काम खत्म, अब मैं फिर से अपनी डेफिनेशन पे आ गया। अब एक बात समझिए, गजब की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, मुझे नॉलेज से मतलब है, समझिए ना, मुझे नॉलेज से मतलब है। नॉलेज अगर मेरे बच्चे को होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उसके हाथ में आप दुनिया का जो मर्जी एग्जाम थमा दीजिए वो निकाल लेगा उसको, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है, और कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों डेफिनेशन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए जी, जो मैं कह रहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, और मैंने पूछा था बेटा साइंस का क्या रोल है, अब वो रोल मैं आपको समझाता हूं। चलिए थोड़ा बात करते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में किसी भी बात को लेकर यूनिक थॉट्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाई जाती हैं इन इकोनॉमिकल थ्योरी। जैसे कुछ लोग कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और कुछ लोग कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। दोनों रूल पढ़े हैं या नहीं, हाँ या ना? एक मार्शलियन और हिक्सन ने दिया था और एक से ने दिया था, तो शायद दोनों ग्रेजुएशन में आपने पढ़ लिए होंगे। यस सर, राधिका का यस सर आ गया, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो अगर दो अप्रोच है, बात तो आप सेम ही कह रहे हो लेकिन दो अलग अलग अप्रोच से कह रहे हो, तो जो लोग ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, वो अलग थॉट्स रखते हैं, और जो कहते हैं कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, वो अलग थॉट रखते हैं। इसका मतलब ये वाले इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी बात के लिए, ये वाले इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी बात के लिए। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा कंट्रोवर्सी चलती रहती है, किसी भी रूल को लेकर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, कोई भी बात इकोनॉमिक्स में ऐसी नहीं है जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हो, कोई भी रूल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है इन इकोनॉमिक थ्योरी। आर यू एग्री विद मी और नॉट? क्लियर है या और एग्जांपल दूं कोई? राधिका बेटा क्लियर है या कोई और एग्जांपल दूं? जी बेटा क्लियर है? यस। अब और एक एग्जांपल ले लो, जैसे जब आप यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो मार्शेलियन और हिक्सन ये कहते हैं कि मोर इज बेटर, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। चलिए, एक रूल है इकोनॉमिक्स में, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, शायद पढ़ा होगा,
HR वेरियन की अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है। तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि आपको अगर यूटिलिटी ऑप्टिमाइज करनी है तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा लेने से ही यूटिलिटी ऑप्टिमाइज होती हो, कंज्यूमर अपने बंडल पर रिबिल्ड भी हो सकता है। तो एक थ्योरी कुछ और कह रही है, दूसरी कुछ और कह रही है, और एक दूसरे को हम पढ़ रहे हैं बट एक दूसरे को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी बात को मनवाने के लिए। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं दुनिया में, उनमें खास बात होती है कि जो भी बात कही जाती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। अब पॉइंट को गौर से समझिए, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। अगर उस पर कोई कंट्रावर्सी है उस बात पे, तो या तो अगर दो लोग कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं, जैसे मैं और आप दो अलग अलग बातें कह रहे थे अभी इस क्वेश्चन में, आप कह रहे थे 50.8 और मैं कह रहा था 14, तो दो अलग अलग बातें कहना गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने एक लिटिल बिट आर्ग्यूमेंट दिया, सारे बच्चों ने ये मान लिया कि सुधीर सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमसे कोई ना कोई गलती हुई है, लॉजिक आपके वाला ज्यादा करेक्ट है, आपने मेरी बात मान ली। इसका मतलब इस डाटा का एवरेज 14 ही होगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट बन गया। कुछ देर के लिए आपको लगा कि सुधीर सर नहीं नहीं हम अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने एक लॉजिक दिया, आर्गुमेंट दिया, आपने तुरंत बोला हाँ सर ठीक कह रहे हो आप, 14 ही होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। मींस मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स, वो साइंस का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है जो बात कही जाएगी वो यूनिवर्सल फैक्ट होगा, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिनेरियो होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब बताइए मेरे बच्चों, बाबू ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर होगी बिल्कुल? थोड़ा सा आगे चलूं, क्लियर है मेरे बच्चों? यस लिख दीजिए कोई भी बच्चा, राधिका बेटा आप लिख दो या कोई भी, यस वेरी गुड। अब आता है कि मेरे सब्जेक्ट में होता क्या है। मेरे सब्जेक्ट में सबसे पहले डाटा कलेक्ट होता है, वी कलेक्ट द डाटा। अब एक बात बताइए, चलो डाटा तो हम कलेक्ट कर लेंगे, मुझे एक बात बताइए कि डाटा होता क्या है, मतलब क्या चीज कलेक्ट करते हो आप कह रहे हो ना कि ये एक साइंस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो चलो मैंने कलेक्शन का मतलब तो मैं समझ लिया, आपने कुछ कर लिया होगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाटा? डाटा किसको कहते हैं इन स्टैटिस्टिक्स स्पेशली? जी बेटा देखो, डाटा तो आपको पता होना चाहिए, रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। बाबू बस आपने एक गलती कर दी, जो डाटा होता है वो रो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। राधिका आप समझ रहे बेटा, थोड़ी सी गलती कर दी आपने, बाकी एक्सप्लेन मैं करूंगा, इतना आप लिख रहे हो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं डाटा किसको कहते हैं। डाटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है डाटा? क्या होता है डाटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लो, दैट्स इट। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, से पूछा जा सकती है ये बात, है ना? तो क्या हुआ कि मैं अपने साइंस के अंदर या अपने सब्जेक्ट के अंदर रो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। राधिका मेरे बच्चे, वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसीलिए वो डाटा कहलाती है। अगर अनऑर्गेनाइज्ड होती तो मैं उसको कलेक्शन ऑफ फैक्ट या ऐसे नहीं बोल सकता था। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट ए डाटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, आई माइट बी रॉन्ग बट आई वंस रीड दैट डाटा। हाँ बेटा आपने पढ़ा होगा कहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये साइंस है। या तो आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे या तो मैं आपको करूंगा, या तो आप मेरी मानेंगे या तो मैं आपकी मानूंगा। अब आप माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हैं कि सुधीर सर मैंने इस सेंस में अनऑर्गेनाइज पढ़ा था, तो हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी क्लास में जितना ज्यादा सवाल पूछोगे मुझे उतना अच्छा लगता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो शायद मुझे बुरा लग सकता है, बट सवाल पूछोगे मुझे बहुत अच्छा लगता है डिस्कशन करना। तो अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ भी मुंह उठा के आपने ले लिया, मुंह उठा के नहीं लिया जा सकता। आज बताता हूं कैसे लिया जा सकता है। अभी आपको धीरे से 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्यों सुधीर सर ने ऑर्गेनाइज्ड टर्म का यूज किया है अनऑर्गेनाइज्ड टर्म को हटा के। चलिए
अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि डाटा कितने टाइप का होता है? भाई डाटा हो गया कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैंने पूछ लिया कि डाटा कितने टाइप का होता है। ऑब्वियसली कोई भी पूछ सकता है आपसे दो टाइप का। बेटा किस किस टाइप का होता है मेरे बच्चे? शिवम बहुत बढ़िया, किस किस टाइप का होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, वेरी गुड मेरे बच्चे। अब मेरी बात सुन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवम। राधिका बेटा बहुत बढ़िया। लेकिन आज मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं, आराम से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो चीज गलत है, गलत नहीं है। और जो राधिका ने बोला है अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन इज डाटा, तो हो सकता है राधिका ने कहीं पढ़ा हो किसी सेंस में, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अनऑर्गेनाइज नहीं होता, ऑर्गेनाइज होता है। बट कोई चीज आप बोल रहे हो तो वैसे सुन के या पढ़ के आपने मुझे बोला होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी आप मुझे बोल रहे हैं, ये बिल्कुल डाटा के टाइप होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा के टाइप ऐसे नहीं डिस्कस होते। प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे होते हैं समझाता हूं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा दो टाइप का होता है, दो ही टाइप का होता है। लेकिन वो टाइप क्या होते हैं वो सुन लीजिए पहले। एक होता है फ्रीक्वेंसी डाटा। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डाटा। और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। सबसे पहले बताइए, कभी ऐसे पढ़ा है आपने स्टैटिस्टिक्स में कि वन इज द फ्रीक्वेंसी डाटा, अनदर इज द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा? जो बच्चे आर्गुमेंट थोड़ा कर रहे हैं मेरे साथ, बेटा पढ़ा है कभी? अच्छा फ्रीक्वेंसी डाटा कभी सुना है, पढ़ा है, देखा है कभी जीवन में फ्रीक्वेंसी डाटा? यस सर, वेरी गुड। कभी प्रोबेबिलिस्टिक डाटा देखा है आपने, सुना है? यस सर नवीन, प्रोबेबिलिस्टिक भी देखा है। तो जो डाटा के टाइप होते हैं मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स में, वो प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होते, वो होते हैं फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिस्टिक। अब फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होते हैं, ये तो आपने बहुत फेमसली पढ़े होंगे, है ना? दो चीजों से मिलकर बनता है फ्रीक्वेंसी डाटा, एक वेरिएबल एक्स, दूसरा फ्रीक्वेंसी x1 x2 डॉट डॉट xn, फ्रीक्वेंसी f1 f2 डॉट डॉट fn। इस डाटा को हम ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं, ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। और मेरे बच्चों प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम रैंडम डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम डाटा भी कहते हैं। फर्क होता है दोनों में। ऑब्जर्व्ड डाटा का मतलब होता है जिसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे पता है, जिस डाटा को मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, ऑब्जर्व्ड डाटा। समझ गए? ऑब्जर्व डाटा मतलब जैसे मेरे पास एक 50 बच्चे हैं मेरी क्लास में, मैंने कोई टेस्ट ले लिया और उनको मार्क्स असाइन कर दिए, तो मैंने उनको मार्क्स असाइन कर रखे हैं, मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स जो मैंने उनको असाइन कर रखे हैं, तो कोई भी बच्चा अगर उनका एवरेज मार्क्स निकालेगा, सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। ऑब्जर्व का मतलब है कि फुल इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डाटा और ऑब्जर्व्ड डाटा। तो ऑब्जर्व्ड डाटा या फ्रीक्वेंसी डाटा इन जनरल हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि क्या कभी आपने प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या रैंडम डाटा पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो क्या होता है आप बता सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हैं? जैसे मैंने ऑब्जर्व्ड डाटा का एग्जाम्पल दे दिया, भाई मार्क्स ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए। मान लो मेरे सामने 50 लोग हैं और मैंने बोला भाई चलो अपना अपना वेट बताओ, तो वो अपना अपना वेट मुझे बता चुके हैं, मैंने नोट कर लिया उनको, इसका इतना वेट, इसका इतना वेट, इसका इतना वेट। दिस इज माई ऑब्जर्व्ड डाटा, जिसको हम कलेक्टेड डाटा भी बोलते हैं। कलेक्टेड डाटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये कलेक्ट करते हैं हम, है ना? मैंने पूछा 50 लोगों से बताइए अपनी हाइट बताइए, तो मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी डाटा, कलेक्टेड डाटा या ऑब्जर्व्ड डाटा। अब बारी आती है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा की या रैंडम डाटा। कोई बच्चा बताएगा कभी पढ़ा हो जीवन में ऐसा? जी। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, व्हाट इज लाइकली गोइंग टू हैपन। वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया आपने बोला है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं, बस आप इतना बोल दो मेरा काम हो जाता है, समझ गए ना? बस मुझे ये होना चाहिए कि जो मैं बातें बच्चों से कर रहा हूं वो उनको समझ में आ रही है।
देखिए प्रोबेबिलिस्टिक डाटा कैसे काम करता है थोड़ा आज हम बताते हैं। कभी आपने जीवन में रैंडम वेरिएबल्स पढ़े हैं? कभी आपने बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी बाबा, पापा क्लास क्लास हो बाद में वो अर्जेंट से नहीं है। ठीक, हाँ जी बेटा, सॉरी मेरे बच्चों। तो कोई बच्चा कुछ कह रहा था, मैं शायद चैट नहीं पढ़ पाया। राधिका की थी शायद। जी बेटा, randomize letters, numbers and symbols like this created by the password this. नहीं बाबू, this is not a random data। ये तो गलत हो गया मेरे बच्चे, ये तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तुम बोल रहे हो इतना बहुत है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या रैंडम डाटा? फिर से राधिका मेरे बच्चे, फिर से आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बढ़िया। कोई और बच्चा रैंडम डाटा? फिर मैं समझाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन बेटा बोलोगे कुछ? चलिए आज मैं समझाता हूँ आपको। पॉपुलेशन, इनकम, वेरी गुड, बट गलत है ये सब। कोई बात नहीं, उतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सुधीर सर है सामने, वो सब अपने आप संभालेंगे, उनका काम है ये। देखिए, कभी आपने एक टर्म पढ़ी है रैंडम वेरिएबल? कभी नाम सुना है रैंडम वेरिएबल? जैसे बर्नौली रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, पॉइजन रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल, किसी ने थंब का निशान दे दिया, मतलब सुना है। तो मेरे बच्चों, ये जितने भी रैंडम वेरिएबल आपने पढ़े हैं ना, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन, ये होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, ये होते हैं रैंडम डाटा। और पता है इनको प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डाटा पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है वेरिएबल और दूसरी चीज है कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है वेरिएबल एक्स, जिसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, और एक होती है इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जिसको आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर, जैसे ये दोनों चीजें मिलकर फ्रीक्वेंसी डाटा बनाती हैं, सिमिलरली ये दोनों चीजें मिलकर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या रैंडम डाटा बनाती है। तो एक बार बताइए, जब आप बर्नौली रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं तो क्या वैल्यू लेता है बर्नौली रैंडम वेरिएबल? 0 और 1। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? Q और P। यस, होगी दोनों चीजें। बाइनोमियल पढ़ते हैं आप, पॉइजन पढ़ते हैं आप, नॉर्मल पढ़ते हैं आप। देयर आर सो मैनी प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस जिनको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा कहा जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों? सबसे पहले बताइए, बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब एक हम, अच्छा एक और, जहां पे एक बहुत काम की बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि फ्रीक्वेंसी डाटा या ऑब्जर्व्ड डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम कभी भी कलेक्ट नहीं करते। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कभी भी कलेक्ट नहीं करते। देयर इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन कलेक्ट करना और बनाना। कैसे बनाते हैं, चलिए समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने एक फेयर डाइस को थ्रो किया, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, आपने फेयर डाइस को थ्रो किया, चलिए, और उस डाइस के ऊपर आपने एक रैंडम वेरिएबल यानी कि एक्स डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन कर दिया कि सुधीर सर देखो, जो भी नंबर डाइस के अपर फेस पर आएगा वो मैं काउंट करूंगा। चलो, तो आप क्या क्या काउंट करेंगे सर? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आप ये काउंट करेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा इसके प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप अपर फेस पे 1 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? राधिका बेटा क्या बोलोगे आप? कि भाई 1/6, वेरी गुड, है ना, सबकी 1/6, सबकी 1/6, अपू जोड़ दो, सबकी 1/6, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाया है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है 1/6, 1 के कोरस्पॉन्डिंग
आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है 1/6, क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं मुझे? मतलब आपने ये तो कह दिया कि सुधीर सर अगर हम एक फेयर डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बिल्कुल ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या है? मतलब क्या कहना चाहते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? जी बेटा। अरे पूछा भाई, सिंपल सा सवाल है। ऑब्वियसली अब बात है, आपने डाइस वाले क्वेश्चन किए होंगे कि अगर मैं एक फेयर डाइस को थ्रो करूं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बट एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? क्या कहना चाहते हो आप? क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं एक फेयर डाइस को 6 बार टॉस करूं तो उसमें से एक बार 1 आएगा? क्या आप ये कहना चाहते हो? हाँ या ना? आउट ऑफ 6 नंबर द प्रोबेबिलिटी, नहीं, ये यस, शिवम ने बोला यस। लेकिन शिवम बेटा एक सवाल है मेरा, आज शाम को क्लास के बाद आप जरा एक बार किसी फेयर डाइस को 6 बार टॉस करके देखना। क्या आपको लगता है कि आप एक फेयर डाइस को 6 बार टॉस करोगे तो एक ही बार 1 आएगा? क्या आपको लगता है ऐसा? इज इट ट्रू? यस और नो? नो। जब नहीं लगता तो मीनिंग ये क्यों बता रहे हो कि 1/6 का मीनिंग है कि अगर मैं 6 बार टॉस करूं तो एक बार 1 आएगा, जब आपको नहीं लगता है ऐसा? क्योंकि आप बता गलत रहे हो। अब मैं बताता हूं इसका मीनिंग। अगर आप फेयर डाइस को थ्रो करोगे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। इसका मतलब ये है कि सुधीर सर अगर मैं एक फेयर डाइस को 6 बार टॉस करूं तो मेरा अनुमान है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा अनुमान है कि 6 में से एक बार 1 आएगा। तो आप अनुमान लगा रहे हैं, इधर चलिए, आप अनुमान लगा रहे हैं, आप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आप प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो मुझे बता रहे हैं। सुधीर सर मेरे को लगता है कि 6 में से एक बार 1 आएगा। लगता है 6 में से एक बार 1 आएगा, 6 में से एक बार 1 आएगा, ये कह नहीं रहा हूं। बी केयरफुल। तो प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि सर इस बात के चांसेस है कि 6 में से एक बार 1 आएगा। दैट्स वाई दिस इज रैंडम, दैट्स वाई दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक। और ये कभी भी कलेक्ट नहीं होता, हमेशा बनाया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा और फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर मेरे बच्चों? डिफरेंस समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ थोड़ा सा डिफरेंस? तो वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है, ताकि डिफरेंस एक बार मैं समझा सकूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक फेयर कॉइन है, आपके पास एक फेयर कॉइन है, और उस फेयर कॉइन पे आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, विल यू गेट एनी, बेटा मुझे थोड़ा आपकी चैटिंग ना मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं चैटिंग के फेवर में नहीं रहता हूँ। आप मुझे बोल दो माइक ऑन करके जो भी आपको बोलना है। हाँ मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड तो मैं ये क्लास कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लाइव रहेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और एक दो बच्चा जो एक्टिव है क्लास के अंदर वो तो प्लीज लाइव रहे, बाकी जो नॉन एक्टिव है उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना है मुझे ज्यादा, लेकिन जो एक्टिव है वो कम से कम लाइव रहे, क्योंकि टीचर को कम्युनिकेशन चाहिए। और मैं स्पेशली उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि बस मैं पढ़ा रहा हूं और तुम नोट करते चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं होगा, गड़बड़ रहेगी। तो चलिए जी, तो हाँ एक सवाल था मेरा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को लेके, कि मान लीजिए आप एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया कि हेड आया तो वैल्यू 1 और टेल आया तो वैल्यू 0। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल बनेगा वो वैल्यू लेगा, मान लो सपोज 0 और 1, है ना, 0 और 1। तो टेल आया तो 0 वैल्यू लेगा, हेड आया तो 1 वैल्यू लेगा। कोई बच्चा इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बता सकता है? इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बता सकता है जी? 1/2, बहुत बड़ा, 1/2 और 1/2। तो ये रहा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बन गया। अगेन मीनिंग वही, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार अगर कॉइन को टॉस करूंगा तो एक बार हेड आएगा, नहीं। इसका मतलब है सर हाँ हमारा अनुमान ये है कि अगर हम 2 बार टॉस करेंगे तो एक बार हेड आना चाहिए, ये अनुमान है हमारा, आएगा ये नहीं है। तो अनुमान का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 बार टॉस करेंगे
तो 50 बार हेड आएगा, ऐसा मेरा मानना है, या ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, या मेरा ऐसा अनुमान है। फर्क समझिए। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे कि मेरे बच्चों, एक फेयर कॉइन था, है नहीं था, मैंने उसको 10 डिग्री टिल्ट कर दिया, ऐसे मोड़ दिया थोड़ा सा, है ना, मैंने उसको 10 डिग्री टिल्ट कर दिया, समझ गए। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या अभी भी 1/2 है या कुछ डिफरेंट हो जाएगी? हाँ या ना बोले। सवाल समझ में आ रहा है बेटा? फेयर कॉइन था, 1/2 1/2। अब मैंने उस कॉइन को अनबन, डिफरेंट हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, डिफरेंट हो जाएगी तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? यस और नो? क्या आप बता सकते हैं क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? सिंपल, यस और नो, बता सकते हैं क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट। चलिए मैं ट्राई करवाता हूं, बताने की ट्राई करवाता हूं। मान लीजिए आपने उस कॉइन को टिल्ट कर दिया 10 डिग्री, और अब आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। लेकिन नवीन बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो ट्राई करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने की, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी। वैल्यू तो आपको पता ही है ना, हेड आया तो 1, टेल आया तो 0। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो बनानी है हमें। तो आप एक काम कर लो, उस कॉइन को 100 बार टॉस कर लो जिसको आपने टिल्ट किया है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप उस कॉइन को 100 बार टॉस कर लो जिसको आपने टिल्ट किया है, और मान लीजिए 100 में से 62 टाइम्स हेड आ गया, और बाकी जो भी बचा, कितना बचा, 38 टाइम्स मान लीजिए टेल आ गया, सपोज फॉर एग्जांपल। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 38/100 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 62/100? बोलो हाँ या ना। यस। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाया है, कलेक्ट नहीं किया। समझिए, इसीलिए दोनों डाटाज में डिफरेंस है, एक कलेक्ट होता है, एक बनाया जाता है। अब यहीं पे कोई बच्चा ये कह सकता है, सुधीर सर मैं तो 100 बार नहीं करता टॉस, मैं तो 200 टाइम्स करूंगा। तो क्या 200 टाइम्स में ये जरूरी है कि हेड इसका डबल हो जाएगा और टेल इसका डबल हो जाएगा? शायद नहीं। भाई अगर 100 टॉस में 38 टाइम्स टेल आया तो जरूरी तो नहीं है 200 में। तो नवीन अगर बोलेगा सुधीर सर मैं तो 200 टाइम्स करूंगा, तो उसका कुछ और रिजल्ट आएगा, तो नवीन कुछ और डाटा मुझे बनाकर देगा। लेकिन नवीन कलेक्ट नहीं कर रहा, राधिका कलेक्ट नहीं कर रही, डाटा बना रहे हैं बाय सम अनदर टेक्निक्स। सो वन इज फ्रीक्वेंसी डाटा, अनदर इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। एक कलेक्ट होगा और दूसरा बनाया जाएगा। एक एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि एक डाटा एग्जैक्ट है, ऑब्जर्व है, दूसरा डाटा एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी लग जाएगी वो डाटा ही एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अब पूरा स्टैटिस्टिक्स डाटा के नाम पर इन दो कैटेगरी में बटा हुआ है। तो एक फ्रीक्वेंसी डाटा जो आप बचपन में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, जैसे ही रैंडम वेरिएबल शुरू हो जाता है समझ लेना आपका प्रोबेबिलिस्टिक डाटा शुरू हो गया। क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन मास फंक्शन हो जाता है, रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस है तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन डेंसिटी फंक्शन हो जाता है। लेकिन दोनों चीजें मिलकर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाती है। अब बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जी बेटा। ओके सर, वेरी गुड, समझ में आया? तो चलिए अब हम पीछे चलते हैं अपनी बात को लेके। तो मेरा ये वाला बात खत्म हो गया, ठीक है जी, कि डाटा क्या होता है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, डेफिनेशन के अंदर ही बहुत सारी चीजें मेरे बच्चों छुपी होती है, बस आपको निकालना है उनको कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब उसके बाद अच्छा, अब दूसरी एक और बात बता दूं आपको यहाँ पे,
जैसे आप लोगों ने बोला था ना कि सर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो सारे टाइप होते हैं किसके? वो सारे टाइप किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी डाटा के। और नॉट ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यूज्ड डाटा, अनयूज्ड डाटा। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैटेगरीज, लेकिन वो किसकी होती है? एंड सर व्हाट अबाउट, हाँ बिल्कुल सारे डाटा, सब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सब। वो तो ऑर्डिनल और कार्डिनल हो गया ना, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को हम ऑर्डिनल और कार्डिनल डाटा भी कहते हैं। जो क्वालिटेटिव होता है उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव होता है उसको हम जो जो उसको सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटी मींस एट्रीब्यूट, मींस आप उसको क्वालिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वांटिटी मींस उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसको हम कार्डिनल डाटा भी कहते हैं। बट ये सारे टाइप किसके होते हैं? फ्रीक्वेंसी डाटा के ये टाइप होते हैं, ना कि डाटा के टाइप होते हैं। तो डाटा के दो टाइप, फिर जो आप बताते हो वो सारे फ्रीक्वेंसी डाटा के टाइप होते हैं। और बहुत सारे हो सकते हैं, समझ गए ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कुछ डाटा ऐसे हैं जिनके नाम कॉमन है, जैसे आपने बोला क्वालिटी, मैंने बोला कार्डिनल, आपने बोला क्वांटिटी, मैंने बोला ऑर्डिनल। ऐसे ऐसे नाम भी रिप्लेस हो जाते हैं कभी कभी। बस कंसर्न ये हो, तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर और भी आगे डीप में, तो सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा। आज तो मैं डेफिनेशन पे ही आपको इतना टाइम दे रहा हूं ताकि एक बार आपको चीजें समझ में आए। फिर क्या हुआ मेरे बच्चों, हमने उस डाटा को टैबुलेट कर दिया। तो टैबुलेट करने में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ऑब्वियसली टेबल बना दी, डाटा लिख दिया। फिर हम उस डाटा को करते हैं एनालाइज, फिर हम उस डाटा को करते हैं एनालाइज। तो चाहे डाटा प्रोबेबिलिस्टिक हो, चाहे डाटा फ्रीक्वेंसी हो, साइंटिफिकली हम उसको एनालाइज करते हैं इन माय सब्जेक्ट। तो कोई बच्चा बता सकता है कि जब हम कभी ये कहते हैं कि वी एनालाइज द डाटा, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग व्हेन वी से वी एनालाइज द डाटा? बोलिए। अरे पढ़े होगा ये टर्म तो, नहीं पढ़ी है कभी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जी बेटा, राधिका, सर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटकम फ्रॉम दिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई और बच्चा? कोई और बच्चा? आप समझ रहे हो ना, आप बोलते रहिए, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर वी डराइव मीनिंगफुल, बिल्कुल ठीक है, ये भी मुझे कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। राधिका बेटा, मतलब आप ऐसे समझो, आप पता है आपको ये चीजें, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे मेरा क्वेश्चन क्या है। आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं वो एनालाइजेशन का सिनोनियम्स है, मैं इसका मीनिंग पूछ रहा हूं। सिनोनियम्स में और मीनिंग में डिफरेंस होता है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं, इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं सर वी ट्राई टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा। वेरी गुड, ये बच्चे ने काफी हद तक चीजों को समझा है। देखिए, डाटा को एनालाइज करने का मतलब है, बस इसने जो प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्ट, सर एनालाइज वी बीन यूज फॉर्मूला स्ट्रेटेजी, यस, कुछ कुछ ऐसा। अब राधिका, अब आपने कुछ 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 ठीक लिखा है, लेकिन मैं इसको और परफेक्ट कर देता हूं। तो जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी ऑफ और एक्सपेक्टेशन टर्म का इस्तेमाल किया है, आप काफी हद तक सही हो मेरे बच्चे, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन की अगर बात करोगे तो इसका मतलब आप सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को एनालाइज करने की बात कर रहे हो, जबकि डाटा तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी होता है, एनालाइज मुझे उसको भी करना है। और आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि अगर डाटा फ्रीक्वेंसी है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां हैं जो आज के बाद नहीं करनी, अब कर सकते हो, आज के बाद नहीं करनी, क्योंकि सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, कोई नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा रहा कि आया और पढ़ा दिया मुंह उठा के, नहीं, एक ठीक ठाक नॉलेज वाला आदमी पढ़ा रहा है, तो थोड़ा समझिए। तो प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन टर्म का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यू डील ओनली विद द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, जबकि हम तो फ्रीक्वेंसी डाटा पे काम करते हैं। तो इसका मतलब एनालाइजेशन का कुछ और मतलब है। अब मैं समझा देता हूं, किसी भी डाटा को एनालाइज करने का मतलब है उस डाटा में से चार इंफॉर्मेशन
ओनली 4, 4 इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना, फाइंड करना। नंबर 1 सेंट्रल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एवरेज। सेकंड डिस्पर्जन, थर्ड स्क्यूनेस, फोर्थ कुर्टोसिस। इसके अलावा दुनिया में आपने कभी भी स्टैटिस्टिक्स में कोई काम नहीं किया होगा। सिर्फ 4 बातें आज तक आपने कैलकुलेट की होंगी किसी भी डाटा को लेकर: सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? समझ में आया जी बेटा? वेरी गुड। राधिका बेटा एक बात बताओ अब आप मुझे, जो मैंने बोला आपको एनालाइजेशन का मतलब, आपको ये बेटर लग रहा है, या जो आप मुझे लिख रहे थे, नवीन बेटा आप भी बता सकते हैं, जो आप मुझे लिख रहे थे वो बेटर लग रहा है आपको? जरा बताना एक बार। कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आया कि सेम चल रहा है? यस सर, व्हाट यू सेड इज बेटर, ऑब्वियसली दिस इज बेटर। अब आप समझिए, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ पास होना होता है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो मेरे बच्चों, रिलेटिव मार्किंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पता है ना आपको? अगर 100 सीटें हैं, सपोज डी स्कूल में 200 सीटें हैं, तो जो टॉप 200 बच्चे होंगे ना, सिलेक्शन उनका होगा, चाहे आपके 95% मार्क्स हो। आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो थोड़ा सा जब कॉम्पिटिटिव की तरफ जाते हैं ना, तो आपको नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स में या तो आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते सवाल, और अगर आपको पता है तो मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड लगते हैं एक सवाल को करने के लिए। और वो आपको आज की क्लास में 1 घंटा भी हुआ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा रियलाइज भी हो गया होगा कि हाँ सर आप ठीक कह रहे थे। इस तरीके से अगर हम अपने सब्जेक्ट को समझेंगे तो सवाल छूटेगा ही नहीं, ऑब्वियसली। इसीलिए डेफिनेशन आपसे डिस्कस की हुई है। तो क्या हुआ, चलिए जी सबमिट करते हैं, इसको बहुत टाइम हो गया। मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें हम साइंटिफिकली किसी भी डाटा को एनालाइज करेंगे। साइंटिफिकली मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, डाटा मतलब दोनों टाइप का, एनालाइज मतलब सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। अब जैसा कि एक बच्चे ने बोला था एक्सपेक्टेशन, तो बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। लेकिन वहीं पर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड आर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा। तो मेरा एम सेंट्रल वैल्यू निकालने का है। अब सेंट्रल वैल्यू जब मैं बोलूंगा कि इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालिए, तो आप मेरे से पूछेंगे सुधीर सर डाटा कौन सा है? मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिस्टिक, सर एक्सपेक्टेशन निकाल दी। मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, फिर आप डाटा को देखेंगे, सुधीर सर फ्रीक्वेंसी डाटा है, तो चलो मैं चेक करता हूं। अर्थमेटिक मीन भी निकाला जा सकता है, मीडियन भी निकाला जा सकता है, मोड भी निकाला जा सकता है, हार्मोनिक मीन भी निकाला जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला जा सकता है। कौन सा निकालेंगे वो हमारी क्लास का पार्ट है, वो आगे चलता रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन बताइए मेरे बच्चों, समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गया यहां तक? किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, माइक ऑन करके पूछ ले कि सुधीर सर ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में आई। अच्छा, जो बच्चा, शायद राधिका थी, जो बच्चा कह रहा था कि सर डाटा इज द कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अब कुछ ठीक हुआ या अभी भी अनऑर्डर्ड ही आपको लग रहा है सिनेरियो? मतलब थोड़ा सा वैसे। हाँ गुड गुड, समझ गए। तो क्योंकि अनऑर्डर्ड होगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना। अब अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि कुछ भी उठा लिया? नहीं, परफेक्ट डेफिनेशन होती है, परफेक्ट कलेक्शन होता है, तब वो स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। कुछ भी थोड़ी उठा लो, पॉसिबल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को सबमिट करता हूं। मान लीजिए मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने पूछा इंडियन बॉयज की हाइट बताइए, इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। क्या बताइए? एवरेज बताइए किसका? हाइट का ऑफ इंडियन बॉयज। इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। कोई बच्चा बता सकता है? मतलब आप अनुमान सा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपका दिल करे वो बताइए। राधिका बेटा क्या बोलोगे? 5 फुट 8 इंच बोला राधिका ने, वेरी गुड, 5 फुट 8 इंच। राधिका बेटा बता सकते हो आपने 5 फुट 8 इंच कैसे बताया? अब ऐसा तो है नहीं
कि सुधीर सर बस मुझे एक नंबर बताना था, मैंने बता दिया? ऑब्वियसली नॉट। राधिका ने कुछ सोच समझ के बताया होगा। कैन यू एक्सप्लेन, आपने कैसे बताया ये? मतलब क्या आप एक्सप्लेनेशन देंगे? चलिए मैं दे देता हूं राधिका। हाँ, मोस्टली इंडियन मेंस आर अराउंड दिस हाइट। चलो मैं मान लेता हूं बेटा। अब मैं बोलता हूं आपसे एक, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाना है आपको ना। मान लीजिए आप मेरे से पूछो कि सुधीर सर, इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। मैंने बोला 5 फुट 7 इंच, सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 फुट 7 इंच मैंने बोला। आपने बोला सुधीर सर एक्सप्लेन इट, आपने ये कैसे बोला? तो एक जवाब तो मेरा यही है कि मोस्टली मैंने देखा ज्यादातर इंडियन बॉयज की हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास ही होती है, तो चलो 5 फुट 7 इंच। एक जवाब तो ये है। अब दूसरा सुनो। एक जवाब ये है कि मेरा छोटा भाई है और उसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, और मेरे लिए तो वही दुनिया है, वही भगवान है, वही मेरी जिगरी जान है। तो जो उसकी हाइट है वही इंडियन बॉयज की हाइट है। एक हुई ये बात। दो, अब तीसरी सुनो। सुधीर सर, इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच। सुधीर सर एक्सप्लेन इट। अच्छा एक्सप्लेन इट। देखो बेटा, मैंने क्या किया, काम किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में चला गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में चला गया और वहां से मैंने 100 बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट किया। 100 बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट किया। बहुत सारे तरीके होते हैं रैंडमली सेलेक्ट करने के। 100 बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट किया और उनकी हाइट को मैंने मेजर किया और उनकी हाइट का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला। प्रॉपर बोल रहा हूं, अर्थमेटिक मीन निकाला, और निकालने के बाद वो आया 5 फुट 7 इंच। अब 3 बातें मैंने आपको बोली, बस इतना बता दीजिए, तीनों में नंबर सेम था, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच। लेकिन आप लोग कौन से वाली बात को एक्सेप्ट करेंगे, ये बता दीजिए। राधिका, या तीनों सेम ही है सर? या तीनों सेम ही है या कुछ आपको लग रहा है कि सर एक्सप्लेनेशन भी? थर्ड, शिवम ने बोला। कोई और बच्चा? रामजस कॉलेज, वेरी गुड। अब समझिए, इसका मतलब जो मैं साइंस की बात कर रहा था ना आपसे, साइंस में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जहां, नहीं बाबू, ये तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की तो बात ही नहीं है। नंबर तो 5 फुट 7 इंच ही है तीनों में। लेकिन एक बात बताइए, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो राधिका ने बोला सर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मेरे को लगता है। बाबू, तूने सारे इंडियन देखे हैं? सारे इंडियन देखे हैं तूने? और क्या तेरी आंखों में स्कैनिंग कैमरा लगा हुआ है कि हाइट देखी, सर 5 फुट 7 इंच लग रही है इसकी तो, सर 5 फुट 8 इंच लग रही है इसकी तो? नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। या राधिका अंतर्यामी है कि सुधीर सर ये तो मेरे को लग रहा है 6 फुट 1 इंच है? नहीं बाबू, देख के हाइट मेजर नहीं हो सकती, आप समझिए हैं। और अगर देख के हो सकती तो मैं भी बता देता, और आप अगर देख के भी बता सकते हो तो आपने कह दिया सर मैक्सिमम इंडियन बॉयज ऐसे। बाबू, मैक्सिमम इंडियन बॉयज आपने देखे होंगे, मतलब 50 करोड़ बैठते हैं, 50 करोड़ बॉयज शायद आपने अपनी नजरों से कभी देखे भी नहीं होंगे। कैसे बता दोगे यार? हाँ हाँ, अब हाँ, जो वो जो रामजस कॉलेज वाला है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक इन व्हाट सेंस? प्रॉपर फॉर्मुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कहने का सेंस ये है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर खाली नंबर करेक्ट होने से काम नहीं चलता, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होनी चाहिए। तो ये मीनिंग था इस बात का कि मेरा सब्जेक्ट साइंस का सब्जेक्ट है। तो इन फ्यूचर जब हम स्टैटिस्टिक्स में काम करेंगे तो आप खाली नंबर करेक्ट करके एक्सेप्टेंसी नहीं ले सकते जब तक उस नंबर के पीछे का एक्सप्लेनेशन करेक्ट ना हो। ठीक है बेटा, अब समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? क्लियर हुआ यहां तक? यस, वेरी गुड। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब जैसा कि मेरा काम था, डाटा को कलेक्ट कर दिया, साइंटिफिकली एनालाइज करना है,
मतलब 4 बातें मुझे कैलकुलेट करनी है। और 2 टाइप के डाटा, एक फ्रीक्वेंसी, एक प्रोबेबिलिस्टिक। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डाटा पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डाटा कभी भी बनाया नहीं जाता, फ्रीक्वेंसी डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको टेबुलेट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है जिसको मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, xi/fi, i गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n, है ना। x क्या है, वेरिएबल, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और क्योंकि डाटा कलेक्टेड है तो डाटा कलेक्ट करके रख लिया। अब बारी आई साइंटिफिकली इसको एनालाइज करने की। चलिए एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालते हैं एवरेज, जिसको हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। और बच्चों यहां पे आपको एक बात बता दूं, अर्थमेटिक मीन और एवरेज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन करती है किताबें भी और टीचर भी। आज क्लियर कर देता हूं, अर्थमेटिक मीन अलग चीज होती है, एवरेज अलग चीज होती है। क्या डिफरेंस होता है, एवरेज इज ए टेंडेंसी, जिसको हम सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज इज ए टेंडेंसी और अर्थमेटिक मीन उस टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का एक तरीका। सो अर्थमेटिक मीन इज वन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज, जबकि एवरेज को कैलकुलेट करने के और बहुत सारे तरीके भी होते हैं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप डिफरेंस समझिए दोनों में। अर्थमेटिक मीन और एवरेज दो अलग अलग बातें होती हैं। एवरेज टेंडेंसी होती है और अर्थमेटिक मीन उस टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। Am I right? समझ में आ रहा है बेटा, ये बात एक्सेप्ट दिमाग में जा रही है ये बात, क्योंकि यही गलती आपने सबसे पहले करी थी, यही गलती आपने सबसे पहले करी थी। बेटा क्लियर हो गया यहां तक मेरे बच्चों? यस सर, नवीन का आ गया, यस सर। अब हम चलिए तो सबसे पहले एवरेज पे चलते हैं। देखिए एक चीज आपको दिमाग में डाल दूं आपके, जनरली पढ़ते टाइम क्या होता है, हमें गलती करते हैं, मतलब हम नहीं करते, टीचर गलती करता है। टीचर क्या करता है, पहले आपको फॉर्मूला बताता है और फिर उसका मतलब समझाता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक्चुअली में रिवर्स होता है। पहले किसी भी चीज का मतलब आता है और उसके बाद फॉर्मूला चलता है। समझ गए, दोनों अलग अलग बातें हैं, मतलब फॉर्मूला या फॉर्मूला पहले में। तो पहले किसी भी चीज का मीनिंग आता है, उसके बाद पूछा जाता है कि ये जो आप हमसे पूछ रहे थे, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे थे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो फॉर्मूला बाद में आता है, लेकिन टीचर आपको पहले फॉर्मूला पढ़ाता है, उसके बाद उसका मतलब समझाता है। वो बोलेगा देखो अर्थमेटिक मीन ये होता है और ये एवरेज कैलकुलेट करता है। नहीं भाई, पहले एवरेज आया था, उसके बाद उसके कैलकुलेट करने का तरीका पूछा गया था आपसे, जो आपने अर्थमेटिक मीन बताया था। तो हो सकता है फिलहाल आपको ये मेरी बात इलॉजिकल सी लगे, लेकिन इलॉजिकल है नहीं। धीरे धीरे आप जब पढ़ने लगेंगे तो समझने लगेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर हमें मतलब ही नहीं पता है किस चीज का तो हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले सेंट्रल वैल्यू या एवरेज का मीनिंग आप मुझे बताइए। अभी हमने डिस्कस भी किया था, पर फिर भी क्योंकि मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक बार मीनिंग आपसे पूछना चाहूंगा। जी बेटा। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा मीनिंग, एवरेज का क्या मीनिंग होता है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, जो मर्जी, क्योंकि वो तो बात की बात है ना, किस डाटा का एवरेज निकाल रहे हो। सेंट्रल वैल्यू लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा सेट। बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है। बस मुझे जो चीजें आपको पता है ना उनको परफेक्ट करना है, कि कोई गलती निकाल ही ना सके आपके अंदर। बस ऐसा नहीं कि आपको सेंट्रल वैल्यू का मतलब नहीं पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये बात है। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो चलिए एवरेज पे बात करते हैं। एवरेज को अगर हम किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि एवरेज एक नंबर है जो डाटा में हो जरूरी नहीं है, ये डाटा में बिलोंग करे जरूरी नहीं है, ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है बाय ए नंबर। सो इट इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। फिर पूछ लिया जाता है भाई क्या मतलब है इस चीज का, तो मतलब बता दिया जाता है कि ये डाटा ऐसा होता है जिसके आसपास
मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन इससे दूर हो सकती हैं, होती है। कितनी दूर होती हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन होती हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इस नंबर के आसपास हमें मिल जाती है। तो चलिए, ये तो मीनिंग हो गया। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू कैलकुलेट इट, आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझ में आया? चलिए, अब जब भी कैलकुलेशन की बात आती है कि हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैथमेटिक्स से ये पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स वालों से नहीं पूछा जाता है, मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, भाई हाउ टू कैलकुलेट इट, जरा फॉर्मूला बताना। अब मान लो 2 करोड़ ऑब्जर्वेशन है और आपसे पूछ लिया जाए ऐसा नंबर बताओ जिसके आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हो, तो बाबू नंबर को देख के थोड़ी बता दोगे आप ऐसे कि सर ये मेरे को लग रहा है इसके आसपास है। जैसे राधिका ने कह दिया सर मैक्सिमम इंडियन बॉयज मेरे को 5 फुट 8 इंच हाइट के ही दिखते हैं। बाबू मैक्सिमम तूने देखे होंगे इंडियन बॉयज? शायद नहीं। तो फिर मैक्सिमम कैसे बता सकते हो आप? पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, मैक्सिमम देख के नहीं बताया जा सकता, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन किसके आसपास होंगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूछा गया हाउ टू कैलकुलेट। तो मैथमेटिशियन ने एक सवाल पूछा, क्या पूछा कि जिस डाटा का आप एवरेज निकलवा रहे हो वो डाटा है फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी डाटा 2 कैटेगरी में होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, जो अभी आप बता रहे थे, न्यूमेरिकल और पोजिशनल, जिसको हम कार्डिनल और ऑर्डिनल भी कहते हैं। तो अगर डाटा 2 कैटेगरी में होता है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डाटा की बात कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी डाटा की उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी। कौन सी? एक है न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम कार्डिनल डाटा भी कहते हैं, कार्डिनल डाटा भी कहते हैं, और एक होता है पोजिशनल डाटा, पोजिशनल डाटा जिसको हम ऑर्डिनल डाटा भी कहते हैं। यही बात थी ना वो जो बच्चा लिख रहा था। तो न्यूमेरिकल डाटा और पोजिशनल डाटा। तो वो कहता है कि फॉर्मूला तो हम बना देंगे आपके लिए, लेकिन आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी डाटा जो आपके पास है वो किस कैटेगरी का है, न्यूमेरिकल या पोजिशनल। तो 2 टाइप के ही एवरेज या सेंट्रल वैल्यू बनने लगे, न्यूमेरिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, कार्डिनल एवरेज और ऑर्डिनल एवरेज। तो न्यूमेरिकल एवरेज तो शायद आपने पढ़े होंगे। न्यूमेरिकल एवरेज कौन कौन होते हैं? न्यूमेरिकल एवरेज कौन कौन होते हैं? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। कोई बच्चा बता सकता है मोड कौन सा मेजरमेंट होता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट या पोजिशनल मेजरमेंट? क्योंकि मीडियन जो है वो तो शायद सबने पढ़ा होगा कि मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट होता है। मोड शिवम बोल रहा है न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है, मतलब यहां पे डालू शिवम उसको, मोड को बेटा यहां डालू, मोड को यहां पे डालू बेटा शिवम, मोड को बेटा यहां पे डालू। चलिए, कोई और बच्चा बताना चाहेगा? यस, वेरी गुड। राधिका बेटा आप बोलना चाहोगे? अच्छा राधिका जी बेटा, मतलब कोई बच्चा मोड, देखिए ये सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं स्पेशली सीयूईटी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, सब ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा होता है और कौन सा नहीं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा होता है तो क्यों होता है, ये बेहद जरूरी है। कोई होता है तो क्यों होता है ये भी जरूरी है। तो अब पहले तो आंसर सुन लीजिए। आंसर है ये कि जो न्यूमेरिकल डाटा है, जो न्यूमेरिकल सेंट्रल वैल्यूज हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड दोनों पोजिशनल मेजरमेंट होते हैं। तो एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, एक न्यूमेरिकल होता है और एक पोजिशनल। तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट अलग होते हैं और पोजिशनल मेजरमेंट अलग। क्यों होते हैं अलग? क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा डिफरेंट फॉर्मेट का होता है और पोजिशनल डाटा बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट का। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों?
जी बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक क्लियर हो रही है चीजें? चलिए, वेरी गुड। तो बस आज मैं क्लास इतनी ही लूंगा आपकी, क्योंकि मुझे बेसिक ही आज समझाना था। नेक्स्ट क्लास की आपसे मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास डाटा हो गया और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो दो टाइप का मेरे पास डाटा होगा, या तो न्यूमेरिकल या तो पोजिशनल। न्यूमेरिकल डाटा होगा तो न्यूमेरिकल एवरेजेस पे काम करेंगे, और पोजिशनल डाटा होगा तो पोजिशनल एवरेजेस पे काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, यहां तक किसी का कोई डाउट है? आप लोग सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे शायद, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गई है तो नेक्स्ट क्लास का आपका पूरा शेड्यूल आपको मंडे मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, पोजिशनल डाटा, जैसे अभी एक किसी बच्चे ने सवाल पूछा, देखिए, कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा आपने नाम सुने होंगे। कार्डिनल डाटा हम न्यूमेरिकल डाटा को कहते हैं, ऑर्डिनल डाटा हम पोजिशनल डाटा को कहते हैं। अब बच्चे ने आके एक्सप्लेन करिए सर। देखिए, न्यूमेरिकल डाटा में हम कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, लेकिन पोजिशनल डाटा में कंपैरिजन तो किया जा सकता है, बट उस कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। इस बच्चे का सवाल था, अब वो बात समझ में आई? अवदित का शायद सवाल था, है ना? जिस बच्चे का समझ में आया, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि सुधीर सर, मैं 3 रेस्टोरेंटों में मैंने खाना खाया शाही पनीर, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो 3 रेस्टोरेंट में अगर आप शाही पनीर खाएंगे तो आप ये तो बता सकते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा टेस्ट था, कौन से रेस्टोरेंट का सबसे घटिया टेस्ट था, और कौन से रेस्टोरेंट का सो टेस्ट था। लेकिन किसका टेस्ट कितना ज्यादा था आप ये नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते सुधीर सर, इसका शाही पनीर मुझे इससे अच्छा लगता है 5 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर, 1 डजन, नहीं बता सकते। दैट्स वाई पोजिशनल डाटा में कंपैरिजन तो पॉसिबल है, लेकिन कंपैरिजन के बीच का मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। न्यूमेरिकल डाटा में, कार्डिनल डाटा में कंपैरिजन भी पॉसिबल है, और उनके बीच का मैग्नीट्यूड क्या है वो भी पॉसिबल है। ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आ गया मेरे बच्चों? इस बच्चे का सवाल था, अब वो क्लियर हो गया यहां तक? बेटर, चलिए, कोई डाउट है और किसी बच्चे का? हाँ जी, ठीक है बेटा। तो मंडे या ट्यूसडे तक आपको आपका प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, और आपकी क्लास प्रॉपर शेड्यूल में चलेंगी। स्टैट्स की आपकी 2 क्लास चलेंगी पर वीक, बाकी माइक्रो और मैथ्स साइड में चलेगा आपका। ठीक है बेटा, चलिए मेरे बच्चों, बाय।